हाँ जी, गुड इवनिंग। फिर से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। जय माँ भारती। हाँ जी, अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर एक दो स्लाइड पीछे जाना, एक दो स्लाइड पीछे। ये लो जी, ये इससे भी पीछे। यस सर, यस सर, थोड़ा सा और थोड़ा लॉग वाला से सर, लॉग वाला से, लॉग 2 जो बोले थे सर वहां से। ये ये हो गया सर। चलो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सब कुछ वैसा ही पुराने जैसा फिर से, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें पुरानी हैं, लेकिन कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम वही पुराना डेफिनेशन, कुछ नया नहीं। स्टेबल, अनस्टेबल और एक टाइप का इक्विलिब्रियम आपने और पढ़ा था, उसका नाम क्या था? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना है। हम यहां बात करेंगे मेनली स्टेबल और अनस्टेबल की। कैसे चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल? कोई एक बच्चा बताए मुझे। धीरज। मेन पोजीशन पे वापस आ जाए तो स्टेबल है, और मेन पोजीशन पे ना आए तो फिर अनस्टेबल। बिल्कुल, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉडी को डिस्टर्ब कर दो, डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो, वापस आ जाए, इसका मतलब वो स्टेबल है। लेकिन किसी नए इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव कर जाए तो वो अनस्टेबल था। ये सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मीन पोजीशन क्या है इसमें है बेटा? सर? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है कि अभी इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, छोड़ा, वो नया इक्विलिब्रियम आ गया, फिर डिस्टर्ब किया, छोड़ा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इसका मैं ग्राफ देखूं, आपने ये टॉपिक तो कंप्लीट किया था, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी में। ग्राफ का अगर ऐसा बन रहा है, जहां पर लोकल मिनिमा होता है वो होता है स्टेबल, जहां पर लोकल मैक्सिमा होता है दैट इज अनस्टेबल। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो, अब मेरे पास कोई क्यूबॉइड तो है नहीं, मान लेते हैं भाई इसे क्यूबॉइड की तरह मान लो। अगर मैंने क्यूबॉइड को ऐसे वर्टिकल रख दिया, नीचे का फेस छोटा सा है, ये लेंथ बड़ी है, ये मान लो अगर ऐसे रखूंगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब क्यूबॉइड नहीं है तो छोड़ने पे ही गिर जाएगा, लेकिन विजुलाइज करो कि ये रेस्ट में आ गया और मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया, छोड़ दिया, तो ये ऐसे गिर जाएगा। तो ये पोजीशन जो होगी दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। लेकिन अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है और मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, छोड़ा, अरे वापस आ गया, दिस इज स्टेबल। लेकिन आप एज्यूम करो कि आपके पास एक सिलेंडर है, परफेक्ट सिलेंडर, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपने उस पर रखा, इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा रोल किया, छोड़ा, अरे वो भी इक्विलिब्रियम, उसमें तो पोटेंशियल कहीं चेंज ही नहीं हो रही। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो कुछ केसेस देखें कैसे हैं। दो तरह की सिचुएशंस हमारे को मिलती हैं, उन दोनों सिचुएशन में हमें किस तरह, उन दोनों सिचुएशन को हमें किस तरह हैंडल करना है वो आपको सीखना है। पहली सिचुएशन के टाइम देखो, पहले हम इक्विलिब्रियम ले रहे हैं 1D वाले, वन डायमेंशनल वाले। उन्हीं में पहली सिचुएशन, इफ टू चार्जेस Q ईच आर फिक्स्ड, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है,
Q charges are fixed at a separation of L, then where should third charge capital Q be placed so that it will be in equilibrium? अब logically सब मिड पॉइंट पे L/2 लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, मिड पॉइंट पे रख दो भाई, दोनों चार्ज पॉजिटिव सेम क्वांटिटी के, और तीसरा चार्ज रखना है, और ये फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना। अभी हम केस लेके चल रहे हैं कि ये चार्ज ये भी और ये भी फिक्स्ड हैं, हिल नहीं सकते, इनको हमने पकड़ रखा है, और मुझे तीसरे चार्ज को रखना है और तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी कि तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है, तीसरा चार्ज बीच में रख दूं तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल क्वांटिटी का होगा, बैलेंस कर देगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अच्छा, ये थर्ड चार्ज ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल पे रखना है, लेकिन ये थर्ड चार्ज कितनी क्वांटिटी का रखूं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? नो सर No, sir. सर जितना मर्जी रख दो, पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, इससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। सर इससे भी नहीं पड़ेगा नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बैलेंस तो तब भी हो जाएंगे। यानी कि तीसरा चार्ज कितनी क्वांटिटी का हो, कौन से साइन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपॉर्टेंट है सिर्फ पोजीशन। मिडल पे रखूंगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ये बात क्लियर? यस क्लियर है। यस स्टेबल अनस्टेबल के लिए चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं कि भाई इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन क्लियर? कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं इसमें। नो सर नो सर नेक्स्ट सिचुएशन देखें, टू चार्जेस -Q एंड -4Q, अब दोनों नेगेटिव, पहले केस में दोनों पॉजिटिव लिए थे, अब दोनों नेगेटिव ले लिए, लेकिन अब इनकी क्वांटिटी अलग अलग कर दी, एक की क्वांटिटी Q, एक की 4Q। -Q के सामने हो। है बेटा, दोबारा बोलो। इसमें -Q के सामने होगा। -Q के सामने होगा, तो इसके सामने भी तो होगा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जब Q हम लोग प्लेस करेंगे फिर। आपकी आवाज बहुत कट रही है, नेटवर्क का बहुत इशू है आपके एंड पे बेटा। खैर, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सुन लेना, जब मैं पूछूंगा तब बताना फिर। अभी दोनों -Q -4Q चार्जेस लिए हैं, अभी भी ये फिक्स्ड हैं, दोनों चार्जेस अभी भी फिक्स्ड लिए हैं। L सेपरेशन पे वेयर शुड द थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब ऐसी सिचुएशन में आप लेके चलेंगे कि तीसरा चार्ज मैंने यहां रख दिया, सपोज x डिस्टेंस पर, तो ये x निकालना मुझे लगता कोई मुश्किल काम है। ये अगर x है तो ये डिस्टेंस L - x का हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो। अगर मैं इसे पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, मींस दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वेट कर दूं। Q पर -Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इतना, देखो साइन मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, और -4Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इतना, L/3 आ जाएगा x। दोनों को इक्वेट कर दिया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। KQ कैंसिल, स्मॉल q कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं ठीक है, स्मॉल q भी कैंसिल, अंडर रूट कर दूं और रेसिप्रोकल कर दूं तो आ जाएगा x = L - x/2, यानी कि 2x = L - x, तो x की वैल्यू आ गई L/3। सर यानी कि इससे L/3 के डिस्टेंस पे अगर मैं कैपिटल Q रखता हूं तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। और इसमें इसकी क्वांटिटी और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें भी इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो क्योंकि कैपिटल Q तो कट गया,
माइनस नेगेटिव में होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव फोर्स हो जाते तो भी उनके मैग्नीट्यूड बैलेंस होते, तब भी वो इक्विलिब्रियम में रहता। यानी कि हमें यहां रखना है, जितना मर्जी रख दूं चार्ज वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। पहले दो केसेस किए, दोनों केसेस में मैंने चार्जेस कैसे लिए हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइन के। दोनों केसेस में मैंने चार्जेस सेम साइन के लिए हैं, तो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन उनके बीच में आती है। और कहां आती है वो निकालने के लिए सिर्फ फोर्सेस बैलेंस करो, आपने मिल जाएगी आराम से। क्या ये क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस नेक्स्ट देखें। हाँ बेटा बोलो। सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बेटा वो स्टेबल या अनस्टेबल वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा निकिता, अभी मैं डिस्कस करूंगा। वो एक्चुअल में ऐसे लाइन चार्जेस के लिए, मतलब जब एक ही लाइन पे चार्ज रखे हों, तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ये डिपेंड कर रही है कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं भी डिस्कस करूंगा इस चीज को, अभी के लिए हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। थर्ड केस मैंने लिया, फिर से चार्जेस क्योंकि लेफ्ट में हुआ। आप लोगों को पता है, बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में मत बोलें, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको दिक्कत आती है। यहां शो करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट में शो करें अपने नॉलेज को तो बेटर है। ठीक है? If two charges minus q and 4q are fixed at a separation of L, then where should the third charge capital Q be placed so that it will be in equilibrium? फिर से अभी केस वही है कि ये दोनों चार्जेस अभी भी फिक्स्ड हैं, लेकिन अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखेंगे, देखो भाई, एक चार्ज नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, और अगर मुझे थर्ड चार्ज को रखना है, मान लो मैंने बीच में रख दिया और मैंने मान लिया कि वो चार्ज पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो इनके बीच में ऐसी कोई पोजीशन नहीं होगी जहां पे नेट फोर्स जीरो हो सके। मैं अगर इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेता तो भी प्रॉब्लम वही की वही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पहले केस में मैंने पॉजिटिव ले लिया, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। मैंने बीच में नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर से फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, कैंसिल नहीं हो सकते। मींस चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी रख लो, बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ सकती। क्या ये बात क्लियर? यस यस सर। दूसरी बात कि अगर मैं इनके बाहर लेता हूं, यहां पे लूं, तो अगर मैं उसे पॉजिटिव लेता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यहां पे चांसेस हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए। या फिर इधर देखूं, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। मींस इक्विलिब्रियम आने के चांसेस इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं पर हैं, या तो राइट में या लेफ्ट में। क्या ये बात क्लियर यस सर। चार्ज अगर न्यूट्रल हो तो है बेटा? न्यूट्रल चार्ज रख दें। न्यूट्रल चार्ज रख दें तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम में हमेशा ही हो जाएगा। फिर तो न्यूट्रल चार्ज का क्या मतलब? न्यूट्रल तो बॉडी हुई, मैं कह रहा हूं चार्ज बॉडी रखनी है तो चार्ज तो होगा न्यूट्रल के या कुछ रिपल्शन नहीं होगा है बेटा। सर। अगर न्यूट्रल रखते उसमें कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। नहीं होगा बिल्कुल। जब उसने कहा थर्ड चार्ज, जब मैं चार्ज कह रहा हूं तो फिर न्यूट्रल किस बात का? सर न्यूट्रल में न्यूट्रॉन हो सकता है ना? न्यूट्रल में न्यूट्रॉन हो सकता है तो हो सकता है न्यूट्रॉन, बिल्कुल। एक बॉडी अगर एक पॉइंट पार्टिकल में लेके चल रहा हूं वो न्यूट्रल है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर भी तो हो सकते हैं। यस। लेकिन सर न्यूट्रल में जो चार्ज है वो इंड्यूस नहीं हो सकता है इस केस में। पॉइंट मास में नहीं हो सकता बेटा, साइज चाहिए उसके लिए। इंड्यूस करने के लिए, सेपरेशन के लिए साइज चाहिए। साइज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर हम साइज को नेगलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट लेके चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा।
अच्छा सर हम साइज लिया तो क्या होगा फिर? तो अट्रैक्शन हमेशा ही होगा, हर चार्ज उसे अट्रैक्ट ही कर रहा होगा। तो दोनों की तरफ कैसे अट्रैक्ट करेगा वो? न्यूट्रल बॉडी को हर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, यस सर। यस सर। यस सर। तो दोनों क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? सर दोनों अच्छा, मैं ये अट्रैक्ट पूछ करेंगे रहा तो हूँ कि वो move इक्विलिब्रियम किधर कहाँ करेगा? पे आएगा? मूव का हमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, फिर वो डिपेंड करता है कि किसके पास है, उसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अभी इंडक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे चार्ज दे रखा है, उस चार्ज बॉडी को रखना है। न्यूट्रल बॉडी के लिए तो इंडक्शन कितना हुआ उस पर डिपेंड करेगा, कितनी दूर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग इंडक्शन की वैल्यू आएगी। यस सर। अगर दूसरे चार्ज का इफेक्ट ही मेरे पास जरा सा आ रहा है तो जरा सा चार्ज इंड्यूस करूंगा, मैं पास आ गया इफेक्ट ज्यादा आ रहा है ज्यादा चार्ज इंड्यूस करूंगा। वो सिचुएशन अभी कहां से, अभी मतलब ही नहीं उसका, अभी हम पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं। हाँ बेटा। सर इसी लाइन के अलोंग रखना है, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं? अभी इसी लाइन के अलोंग रखना है, ऊपर नीचे तो कभी आएगा ही नहीं इक्विलिब्रियम। ऊपर नीचे कहीं भी इक्विलिब्रियम लगा के दिखा दो, बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो फोर्स पैरेलल ही नहीं रहेंगे। इक्विलिब्रियम आ सकता है तो या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में। अब राइट या लेफ्ट कहां पर, वो भी ध्यान रखना है। हमें ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पे दोनों फिक्स चार्जेस की वजह से जो थर्ड चार्ज पे फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। और फोर्स का फॉर्मूला होता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं थर्ड चार्ज कैपिटल Q लेके चल रहा हूं तो इनमें से Q1 Q2 में से तो एक जो मान लेता हूं कैपिटल Q ही है, वो दोनों केस के लिए सेम होगा कि ये -Q फोर्स लगाए या 4Q फोर्स लगाए, लगाएगा तो कैपिटल Q पे ही। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन रहेगी, K दोनों में कांस्टेंट। वेरिएबल जो होगा दोनों चार्जेस के लिए जो डिफरेंट होगा वो Q2 और आर स्क्वायर होगा। और मुझे दोनों चार्जेस की वजह से उस थर्ड चार्ज पे फोर्स इक्वल रखने हैं। मींस दोनों केसेस में Q2 और आर स्क्वायर की रेशो सेम आनी चाहिए। इसका मतलब जो बड़ा चार्ज होगा उससे डिस्टेंस भी बड़ा होना चाहिए, तभी फोर्सेस की वैल्यू सेम आ सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम इनके बाहर कहीं है। बाहर किस तरफ होगा, राइट में या लेफ्ट में? तो ध्यान रखना है जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ होगा, लेफ्ट में। बिल्कुल, इस केस में लेफ्ट में होगा। यानी कि थर्ड चार्ज कैपिटल Q मुझे यहां कहीं रखना पड़ेगा, तब वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, इधर नहीं आ सकता सर क्योंकि इधर। हाँ बेटा। सर जो आपने Q2/R² का जो रेशियो वाला चीज बोली थी वो एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूं बेटा, फिर समझ ले इस चीज को। इस कैपिटल Q पर ये स्मॉल q भी फोर्स लगाएगा और 4Q भी लगाएगा। स्मॉल q जो लगाएगा वो लगाएगा, अगर मैं स्मॉल q और 4Q की जगह पे Q1 Q2 मान लूं, तो फोर्सेस जो लगेंगे, एक बार तो लगेगा ये और एक बार लगेगा ये। यस सर। Q1 Q2 में से एक ये है और R1 R2 में से रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं। मुझे इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है, तभी नेट फोर्स 0 आ सकता है। यस सर। ये तो कॉमन कट जाएगा। अब ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब Q1 अगर Q2 से बड़ा है तो R1 R2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये रेशियो बराबर आ सकती है। यस सर। यानी कि जो बड़ा चार्ज है उसके लिए डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, जो छोटा चार्ज है उसके लिए डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। तभी मैंने पॉइंट यहां लिया कि छोटे चार्ज के लिए डिस्टेंस छोटा, बड़े चार्ज के लिए डिस्टेंस बड़ा। अगर मैं पॉइंट यहां ले लेता तो बड़े चार्ज के लिए डिस्टेंस छोटा और छोटे चार्ज के लिए डिस्टेंस बड़ा हो जाता, तो फोर्स इक्वल आ ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। यस सर। क्या लॉजिक क्लियर? यस सर। यस सर। यानी कि चार्जेस अगर अपोजिट साइन के हैं, ये तो कंफर्म है कि इक्विलिब्रियम बाहर होगा, अंदर तो होगा नहीं। क्योंकि इससे पहले दो केसेस जो हमने किए थे, दोनों में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन बीच में आ रही थी। लेकिन जब दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हों तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन इनके बाहर होती है। और बाहर किस तरफ? जिस तरफ छोटा चार्ज हो उसकी तरफ। क्या ये बात क्लियर? यस सर। चार्जेस इक्वल हो गए तो है बेटा? अगर दोनों चार्जेस इक्वल हो गए तो
बहुत बढ़िया। क्या होगा? अगर आप कहते हो कि एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, और कहते हो जो तीसरा चार्ज रखो, कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? कहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड चार्ज कहीं भी रख लो, नेट फोर्स 0 आ ही नहीं सकता। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा सर, तो फिर क्या न्यूट्रल हो जाएगा? अरे चार्जेस पड़े हैं, न्यूट्रल क्या मतलब, क्या हो गया? नहीं सर। अलग अलग पॉइंट चार्ज पड़े हैं डिस्टेंस आर पे, पूरा नेट चार्ज 0 है, लेकिन दोनों फोर्स तो लगा रहे होंगे अलग अलग। यस अच्छा, तो इसको अगर लाइन के बाहर लगते तो आंसर नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता? यहां पर या यस सर। कैसे आएगा 0? ये फोर्स मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यस सर। और ये अट्रैक्टिव लगाएगा। यस सर। क्या ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? नहीं No, सर sir. नहीं। नो हो नहीं सर, सकता। डिस्टेंस। चार्जेस सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग है। हाँ हाँ यस। कभी पॉसिबल नहीं है कि इस सिचुएशन में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए थर्ड चार्ज की। ठीक है, समझ गया। यस सर। यस सर। अब ये समझ में आ गया भाई, यहां रखना है, लेकिन यहां कहां? सर। पोजीशन भी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ बेटा। सर अगर -4Q और Q है तो फिर किधर आएगा सर? तो भी उधर ही आएगा, छोटे चार्ज की तरफ। छोटे का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव से मत मानो, छोटे का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। ओके सर। अब मैंने मान लिया कि वो कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो इससे एक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा कितना? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यस सर। और ये 4Q इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा कितना? के क्यू 4Q अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर। यस सर। दोनों को इक्वेट कर दिया, नेट फोर्स 0 चाहिए मुझे, तो के क्यू स्मॉल क्यू कट गए, अंडर रूट किया और रेसिप्रोकल किया, तो x इज इक्वल्स टू एल प्लस एक्स बाई 2 मीन्स 2x, मतलब x, तो x की वैल्यू आ जाएगी l, यानी कि l डिस्टेंस पे रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इस केस में। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस यस सर। डायरेक्शन पता लगाए बिना भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हमें पता चल गया बाहर, तो उसे पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रखूं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वेट करने हैं मुझे बेसिकली। और सर ये पता लगाए बिना भी कर सकते हैं ना कि ये राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? कर सकते हैं, लेकिन पहले ही से कर लो तो ज्यादा अच्छा है, वरना वो एक्स नेगेटिव में आएगा, फिर घुमाना पड़ेगा उसको। यस सर, क्योंकि वो क्यूबिक दो रूट आएंगे ना इसके। 2 रूट क्यों आएंगे? अच्छा इसको सॉल्व करें तो हाँ, वो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। सर 4Q के बदले 5Q रहता तो x का वैल्यू चेंज होता? हाँ बिल्कुल चेंज होता, यहां पे 9Q आता तो कुछ और रिजल्ट आएगा, 15Q होगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन चेंज तो आंसर चेंज, कॉन्सेप्ट ही रहेगा। ओके सर। ओके सर अंडरस्टूड। चलो जी नेक्स्ट देखें बेटा भाई, अब केस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में 2 चार्जेस को हमने फिक्स कर रखा था, 2 केसेस उसमें लिए, दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और एक केस लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या होगा? ये तीनों केसेस में मुझे लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन उन तीनों केसेस में हमने क्या किया, उन दोनों चार्जेस को फिक्स रखा था और थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में ला रहे थे। अब क्या हो रहा है सिचुएशन देखो, इफ 2 चार्जेस Q and 4Q are placed at a separation L and are free to move, मींस अब ये भी मूव कर सकते हैं, इनको फिक्स नहीं कर रखा, ये रिपल्शन की वजह से दूर जा सकते हैं। Then find the position, magnitude and nature of third charge such that all are in equilibrium। अब मुझे सब कुछ इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये भी नहीं हिलने चाहिए। थर्ड चार्ज ऐसा रखना है कि थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहे, ये भी इक्विलिब्रियम में रहे। अब ये कैसे सोचें भाई? पहले तो थर्ड चार्ज के बारे में ही सोचते हैं। जिस थर्ड चार्ज को रखना है पहले उसको तो इक्विलिब्रियम में ले आए, फिर इनके बारे में सोचेंगे। अब थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम बनाने वाला कॉन्सेप्ट तो पुराने वाला ही, दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो थर्ड चार्ज को कंफर्म है इनके बीच में ही का रखना पड़ेगा, यस सर। तभी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। तो तीसरा चार्ज मैंने ले लिया भाई कैपिटल क्यू का, वो यहां कहीं रखूंगा,
तभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। यस सर। वो स्मॉल क्यू के नजदीक होगा, 4q से दूर होगा, ये भी क्लियर होगा। यस सर। और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x का है, तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स का हो जाएगा, और ये x में आराम से निकाल सकता हूं, पहले निकाला भी है हमने, फिर निकाल लेते हैं। L/3 सर। हाँ, L/3 आएगा सर। L/3 आया था। KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू L/3 निकली थी। यस सर। यस सर। यानी कि थर्ड चार्ज को अगर इससे L/3 के डिस्टेंस पे रखूंगा तो थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन मुझे उससे काम नहीं चल रहा, मुझे इन दोनों को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। अब सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, एक इक्विलिब्रियम में बना दिया, इन दोनों में से किसी एक को और इक्विलिब्रियम में बना दो तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब 2 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा नेट, तो तीसरे पे कैसे लग जाएगा? क्योंकि तीसरे पे लग रहा होता तो वो इन पे भी लगा रहा होता। क्या ये बात क्लियर? तो सर मतलब किसी और का ये बात क्लियर नहीं हुई। किसी और पे इक्विलिब्रियम बना दें फोर्स इक्वल करके। बिल्कुल। देख बेटा समझ, सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। अगर मैं कहता हूं Q1 पे नेट फोर्स 0, Q2 पे भी नेट फोर्स 0 बाकी दोनों की वजह से, तो Q3 पे भी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए बाकी दोनों की वजह से। हाँ या ना? हाँ सर। सर कैसे? कैसे देख लो भाई, कैसे समझ में नहीं आया ये वाली चीज। अभी बता देता हूं। Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस ले लिए हमने। मैं कहता हूं कि Q1 पे नेट फोर्स 0 है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये 0 है। यस सर। अभी मैं कह सकता हूं कि Q1 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि Q2 भी इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये भी 0 होना चाहिए। मैंने 2 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में कर दिया, तीसरे के बारे में सोचा नहीं। अभी मैंने Q1 और Q2 को अगर इक्विलिब्रियम में रखा तो ये चीजें होनी चाहिए। यस सर। यस सर। इन 2 इक्वेशंस को जरा ऐड करो, क्या मिलेगा? F12 वेक्टर F21 वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल होता है। यस सर। F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 होता है, तो इन दोनों का सम तो हो जाएगा 0, और इन दोनों का सम लिखूं तो F13 प्लस F23 इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। आगे तो मैं लिख सकता हूं माइनस F31 माइनस F32 इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। नेगेटिव साइन कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, मींस F31 प्लस F32 0 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि थर्ड पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है और थर्ड पे जो सेकंड की वजह से फोर्स लग रहा है, उनका रिजल्टेंट भी 0 आ रहा है, यानी कि थर्ड भी अपने आप इक्विलिब्रियम में आ ही गया। मतलब 3 में से 2 को इक्विलिब्रियम में ले आए तो तीसरा तो कंफर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर? सर ये 3 चार्ज सिस्टम था, 2 को इक्विलिब्रियम में ले आए। 4 चार्ज सिस्टम होता तो 3 को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता। बिल्कुल लाना पड़ता, मजबूरी होती, फिर तो 3 को लाते तो चौथा आ जाता आपने। ठीक है सर अगर ये फ्री टू मूव है सर, तो फिर एक्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए फिर? मतलब सर जो लास्ट स्लाइड थी उसमें जो एक्स है वो फिर वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये फ्री टू मूव है। हम चाहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो। अगर ये सब इक्विलिब्रियम में है तो क्या एक्स चेंज होगा? नहीं सर। हमें तो तीनों के इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ये ऐसे ही रहने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं। यस सर। ओके सर। अब हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखकर एक्स निकाल लिया, लेकिन ये होना कितना चाहिए ये डिसाइड करेगा इन दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम। अब स्मॉल क्यू को ले लेते हैं। स्मॉल क्यू को अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे ये तो पता है कि ये 4q जो है ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के, यानी कि 4 इस क्यू पर 4q का फोर्स लेफ्ट में लगेगा। अगर मैं उसे F1 कह दूं तो इस F1 की वैल्यू वो आएगी K
Q 4Q अपॉन L स्क्वायर। यस सर। यस सर। अगर मुझे इस Q को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये कैपिटल Q इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो बैलेंस हो सकता है। हाँ सर। यस यस सर। और ये अट्रैक्ट तो तब करेगा जब ये नेगेटिव हो। यस सर। अगर मैंने इसे पॉजिटिव माना है तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है, यानी कि ये बता रहा है हमें कि कंफर्म है कि Q चार्ज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव होता तो ये भी रिपेल करता, ये बेचारा इक्विलिब्रियम में कैसे आता। तो इसकी इक्विलिब्रियम से हमें ये आइडिया मिल गया कि इस चार्ज का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया नेगेटिव, लेकिन कितना नेगेटिव। हाँ बेटा। सर अगर वो पॉजिटिव होता तो इनफाइनाइट उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता। इन्फिनिटी तो हम कह नहीं सकते कहां होता है, तो मैं इक्विलिब्रियम कह नहीं सकता बेटा। पर चार्ज अगर पार्टिकल, अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो ये डिस्टेंस x इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, और अगर ये इन्फिनिटी तो ये तो उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर इक्विलिब्रियम किस बात का, वो L डिस्टेंस पे खुद तो बचेंगे नहीं। नहीं, पर L डिस्टेंस पे ना हो पर ज्यादा हो के भी इक्विलिब्रियम तो हो ही गए, यानी कि किसी पे किसी का फोर्स लग ही नहीं रहा। नहीं, उसने कहा है कि वो L डिस्टेंस पे रखना है और थर्ड चार्ज रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, वो हिले ना। अच्छा, आपने हिलाकर एक नए इक्विलिब्रियम में ला दिया, वो तो हर चीज हो सकती है। फिर तो मैं सिंपल कहूं कि एक Q चार्ज है, 4Q चार्ज है, L डिस्टेंस पे रखे हैं, इक्विलिब्रियम में आए, अरे रिपेल करते करते वो कभी ना कभी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे, वहां इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन तो कोई कुछ रहा ही नहीं, हमें उसी समय इक्विलिब्रियम में रखना है, तो हमें नेट फोर्स 0 करना है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब ये फोर्स आ गया भाई लेफ्ट में, तो इसका मतलब इसका फोर्स राइट में, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उससे मैं कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। तो मैंने देखा भाई इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा वो लगेगा K Q कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस मेरा निकला है L/3, L/3 का स्क्वायर, और इन दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो K कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, और यहां पे L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4Q इज इक्वल टू 9 टाइम्स कैपिटल Q। तो कैपिटल Q की वैल्यू आ गई 4Q/9। यस सर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो फाइनल आंसर क्या कहेंगे, कैपिटल Q इज -4Q/9। ये आ गया, क्योंकि नेगेटिव तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ये नेगेटिव होना चाहिए, यहां तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा था। ये आंसर आ जाएगा कि थर्ड चार्ज मुझे इतना ही लेना है और यही रखना है, तब मैं कह सकता हूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सर Yes, एक बार sir. आप इसका सॉल्यूशन ब्रीफ में बता दीजिए। मैं फिर समझ ले बेटा। दो चार्जेस हमें दे रखे थे Q and 4Q। हमें कहा कि थर्ड चार्ज रखो, कितना और कहां कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो थर्ड चार्ज रखना है उसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो उससे हमें पोजीशन मिल जाती है कि थर्ड चार्ज को रखें कहां। तो उससे हमने पोजीशन निकालनी, फिर वो थर्ड चार्ज हो कितना ये डिसाइड करेगा इनमें से किसी एक का इक्विलिब्रियम। इनमें से किसी एक के इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सॉल्व करो तो इस कैपिटल Q का साइन और क्वांटिटी दोनों मिल जाएंगी। तो आपको थर्ड चार्ज भी मिल जाएगा और कहां रखना है ये भी मिल जाएगा। क्या ये क्लियर निकिता? सर शेरिल, हाँ शेरिल। सर एक चीज पूछ रही थी सर, मतलब इस क्वेश्चन में हमें तीनों चार्जेस को ऐसे इक्विलिब्रियम में रखना ताकि वो L डिस्टेंस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। बिल्कुल, वो L डिस्टेंस पे रखे हैं। अगर मैं थर्ड चार्ज ना रखता तो ये रिपेल होके दूर चले जाते। थर्ड चार्ज रखने की वजह से ये तीनों ऐसे ही पड़े रहेंगे, अब हिलेंगे नहीं। सर हम इस क्वेश्चन में तो साइन का गैस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि साइड वाले दोनों पॉजिटिव हैं। नहीं दे रखा है Q and 2Q। हाँ, ये नहीं कह सकते कि ये दोनों पॉजिटिव में हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, तो फिर वो बीच वाला पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हमने आंसर किस फॉर्म में दिया कि कैपिटल Q का साइन स्मॉल q के साइन के अपोजिट होगा, नेगेटिव लगाती।
अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव हुआ तो वो अपने पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हुआ तो वो अपने नेगेटिव हो जाएगा। इस आंसर में पूरा कवर हो गया। ओके सर, ठीक है। भाई जैसा कैपिटल स्मॉल क्यू होगा उसके अकॉर्डिंग कैपिटल क्यू निकल जाएगा। यस सर, यस सर, ठीक है। सर जब यहाँ पर मतलब सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है क्यू या 4Q, मतलब तो वो पॉजिटिव ही है ना, कि वो उसके सामने कुछ साइन नहीं दिया है। देखो हम ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है वो कि भी एक बॉडी के पास चार्ज क्यू है और क्यू की वैल्यू -2 कूलम है, क्या गलत है इसमें? हाँ हाँ वो भी हो सकता है। यस सर, यस। तो हम इसे जर्नलाइज नहीं कर सकते, हम जनरली पॉजिटिव लेके काम कर लेते हैं, पर इसे जर्नलाइज नहीं कर सकते हम। ओके सर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को लेकर? यही क्वेश्चन बेटा? यस सर। देख बेटा, इस क्वेश्चन में फिर समझ ले इसकी बेसिक थ्योरी को, कि एक चार्ज था Q, एक चार्ज था 4Q, ये डिस्टेंस L पे पड़े हुए थे। अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दूं, दोनों चार्ज फ्री हैं मूव करने के लिए, तो ये रिपेल करके दूर चले जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि तीसरा चार्ज लेना है, कोई कैपिटल Q। कितना लूं, किस साइन का लूं, कहां रखूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये भी ना हिले और वो भी ना हिले। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले जो थर्ड चार्ज रखना है उसको इक्विलिब्रियम में ले आओ। तो थर्ड चार्ज मुझे पता है कि दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, तो थर्ड चार्ज को तो बीच में कहीं रखूंगा तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। और थर्ड चार्ज की ये पोजीशन मैं आराम से निकाल सकता हूं, जो पहले निकाली मैंने एक्स मानकर। ठीक, यहां तक क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है बेटा, जिसने पूछा था अभी? यस सर, यस। अब मुझे इस क्यू की वैल्यू भी बतानी है, तो मैंने कहा भाई इन दोनों में से किसी एक, अभी तो हमने इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी थी, इनको तो चेक ही नहीं किया, ये भी तो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो मैंने किसी एक चार्ज को ले लिया, मैंने स्मॉल क्यू को लिया, तो ये स्मॉल क्यू को ये 4Q तो कंफर्म रिपेल कर रहा होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब ये इसको अट्रैक्ट करे सेम फोर्स से। अट्रैक्ट तो तब करेगा जब इसका साइन इसके साइन का अपोजिट हो। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो कंफर्म ये नेगेटिव होगा। तो मुझे साइन का आइडिया मिल गया, भाई कैपिटल Q जो है वो स्मॉल q का अपोजिट साइन होगा। ठीक, अब कितना होगा? तो इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। ये फोर्स लगा KQ 4Q अपॉन L², और ये वाला फोर्स लगा KQ कैपिटल Q अपॉन L/3 का स्क्वायर, और दोनों को इक्वेट करते ही मुझे कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी। मींस मुझे कैपिटल Q की वैल्यू भी मिल गई, उसका साइन भी मिल गया, उसकी पोजीशन भी मिल गई कि कहां रखूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या अब क्लियर है? सर जो काम हमने कैपिटल Q और स्मॉल q के साथ किया वो हम 4Q के साथ करते हैं तो सेम ही सिचुएशन आती है ना पूरी। तो हमें करना पड़ता कैपिटल Q और 4Q के साथ, दोनों के साथ, एक के साथ काम नहीं चलेगा। कोई दो आपको लेने पड़ेंगे, कोई दो इक्विलिब्रियम में कर दो, तीसरा आपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस सर। दो तो बना करने ही पड़ेंगे बेटा, और आसान तरीका यही है कि पहले कैपिटल Q को कर दो, फिर इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको इक्विलिब्रियम में रख दो। ठीक, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ये केस था जब दोनों चार्ज फ्री थे मूव करने के लिए, लेकिन दोनों ही चार्ज सेम साइन के थे, Q एंड 4Q, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी। अब केस लें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्री है मूव करने के लिए, L डिस्टेंस पे पड़े हैं, तीसरा चार्ज रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। आप करो क्वेश्चन और मुझे बताओ आंसर। क्वेश्चन क्या है? थर्ड चार्ज कितना हो, किस साइन का हो, कहां रखूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? जल्दी से आंसर चाहिए। Q की साइड में मतलब राइट में? यस सर। बिल्कुल ठीक है, ये तो कंफर्म है कि राइट में, लेकिन कहां पर? एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, ये डिस्टेंस भी चाहिए। L/4 L/4 निकालना, मुझे ध्यान नहीं बेटा, निकालना पड़ेगा मुझे। L/2 आ रहा है। L/2 आ रहा है। QQ/X² इज इक्वल्स टू KQ 9Q, नहीं कैपिटल Q
बाय एल प्लस एक्स का यस सर स्क्वायर। L/2 ही आएगा, वो मैंने -x ले लिया था। एल प्लस एक्स होगा ना ये, तो अगर एक्स माना है तो यस सर। यहां आ जाएगा x बाय, यहां आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ रही है l/2, यानी कि ये डिस्टेंस आ रहा है l/2 का। यहां तक तो ठीक आ रहा है। चलो जी, ये तो समझ में आ गया कि थर्ड चार्ज को मुझे इसके राइट में रखना है l/2 के डिस्टेंस पर, लेकिन कितना? तो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। यस सर नेगेटिव होगा कैप्टन। यस सर। इसके इकोनॉमी की कंडीशन देखें तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी अट्रैक्ट करना जरूरी है, तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है। यस सर। इसका नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक, नेगेटिव आ गया, कितना ये भी निकालो। -9/4 माइनस 9/4 9/4 यार है। यस सर। चेक कर लेते हैं, के क्यू क्यू अपॉन l/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू 9q बाय एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर कैंसिल, के क्यू क्यू कैंसिल, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ रही है 9q/4, मींस ये आंसर बिल्कुल सही है। क्या क्लियर? सर ये समझ नहीं आया क्यों कैसे आया। क्या चीज? ये समझ, ये कैसे आया? ये सर क्यों का वैल्यू कैसे आया ये समझ नहीं आया। देख बेटा, मैंने इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, इस पर 9q की वजह से जो फोर्स लगेगा ये वाला, उसको कैपिटल Q का फोर्स बैलेंस करना चाहिए। यस सर। कैपिटल Q इतना फोर्स लगाएगा, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर, तो l²/4, 4 ऊपर ले गया मैं। यस सर। और इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, के क्यू 9q अपॉन l², दोनों को इक्वेट किया, कैपिटल Q की वैल्यू मिल गई। यस सर। यस ठीक, -9q/4। फाइनल आंसर आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू -9q/4। और कहां रखना है? यहां रखना है, स्मॉल q से l/2 राइट डिस्टेंस पे। सर ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में भी आते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी एक केस देख लें जरा। हमने किया है यहां तक, देखो भाई जरा, अब जरा इन केसेस को जरा फटाफट एनालाइज कर ले, जो अभी 3 केसेस हमने किए हैं, सब फ्री हैं मूव करने के लिए। अगर चार्जेस, अच्छा ये तो फिक्स वाला केस है, अगर चार्जेस अपोज, ये भी फिक्स वाला केस आ गया, ये आ गया फ्री वाला। अगर चार्जेस सेम साइन के हैं तो तीसरा चार्ज हमें बीच में रखना है, और तीसरे चार्ज का साइन इन चार्जेस के साइन का अपोजिट आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो वो पॉजिटिव। ये ध्यान रखेंगे, ठीक सर। हाँ बेटा। सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो? वो भी बता रहा हूं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा बाहर। बाहर किस तरफ? छोटे चार्ज की तरफ। और उसका साइन क्या होगा? उसका साइन होगा दूसरे वाले का साइन, जो दूर है उसके वाला। ये पॉजिटिव नजदीक है, नेगेटिव दूर है, तो ये भी नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव नजदीक और पॉजिटिव दूर होता तो ये पॉजिटिव होता। मींस वही केसेस मैं आपको बता रहा हूं, समझ लें। फ्री वाले केसेस, जब सब फ्री है मूव करने के लिए, अगर चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो तीसरा चार्ज हमें रखना है बीच में। बीच में किस साइन का? अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ठीक। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू भी ले लेते हैं, ये Q, ये 4Q,
इसमें पॉजिटिव बड़ा किया है, इसमें सॉरी नेगेटिव बड़ा किया है, इसमें पॉजिटिव बड़ा कर देता हूं 4q। इन केसेस में ये तो क्लियर है कि जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ रखना होगा कैपिटल क्यू। यस सर। अब ये पॉजिटिव के नजदीक है, नेगेटिव से दूर है, तो ये नेगेटिव होगा। ये रखना होगा छोटे चार्ज की तरफ, ये नेगेटिव के नजदीक है, पॉजिटिव से दूर है, तो ये पॉजिटिव होगा। समझ गए सर ये भी कह सकते हैं जिसके पास है उसका अपोजिट होगा वो। बिल्कुल एक ही बात है, जैसा भी सोचना चाहो। न्यूट्रल चार्जेस हो तो उनके बीच में कोई चार्ज रखें तो क्या हो अगर दो न्यूट्रल चार्जेस हो यार मेरे को आपकी ये स्टेटमेंट आप बहुत देर से बोल रही हो, न्यूट्रल चार्जेस या तो न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या? न्यूट्रल के आसपास रखें तो फिर पॉसिबल न्यूट्रल का तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। न्यूट्रल अगर पॉइंट बॉडी है, पॉइंट मास है न्यूट्रल, तो उसमें कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता, वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एक न्यूट्रल बॉडी जिसका साइज हो उसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट मास में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता। पॉइंट कह रहा हूं तो चार्ज सेपरेट होने की जगह ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, एक बार ये समझा देते थर्ड केस में वो नेगेटिव क्यों होता है सर? ये नेगेटिव क्यों होता है देख बेटा, ये यहां रखना ही तो क्लियर है। इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में रखना है। ये नेगेटिव है तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये भी इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो फोर्सेस बैलेंस हो सकते हैं। अरे ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करने के लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है सर, पता चल गया। इसमें देख, इसमें ये नेगेटिव है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इस फोर्स को बैलेंस करना है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करे। अरे अट्रैक्ट कब करेगा? ये नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। पता चल गया सर। ठीक, ये इक्विलिब्रियम वाले केसेस सब क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। अब आ जाओ जरा स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में समझें जरा। इफ टू चार्जेस Q each are fixed, अब मैंने इनको फिक्स कर दिया है फिर से। At a separation L, check the stability of the third charge placed midway. अब वो मिडवे रखना है तो वो चार्ज इक्वल होंगे तो मिड में रखेंगे, इक्वल नहीं होंगे तो कहीं और रखेंगे। अभी हमने इक्वल चार्ज का केस ले लिया, दोनों पॉजिटिव हैं, बीच में पॉजिटिव रखा, बीच में नेगेटिव रखा। इन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है या अनस्टेबल। जब ध्यान से समझना है इस चीज को बेटा, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दूं, तो होगा क्या? पहले देखें तो ये इसे रिपेल कर रहा था, ये भी इसको रिपेल कर रहा था, दोनों फोर्सेस बैलेंस थे। यस सर। अब इस नई पोजीशन में दोनों रिपल्शन है, लेकिन इसका रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो गया और इसका रिपल्शन वीक रह गया। यस सर। इससे दूर हो गया, इसके नजदीक आ गया, तो इसका रिपल्शन स्ट्रॉन्ग, इसका रिपल्शन वीक, तो नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। यस सर। यानी कि मैंने इसको राइट में किया और छोड़ा तो ये वापस इधर आएगा, आएगा सर। वापस आएगा। यानी कि इसे मैं कह सकता हूं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यस सर, मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है। मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है तो मैं कह सकता हूं स्टेबल है। लेकिन जरा इसको एक तरीके से और सोचो, ये क्यों स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हो भाई? इक्विलिब्रियम तो है यहां बीच में, लेकिन वो स्टेबल है या अनस्टेबल ये चेक कैसे करते हो? सर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करे तो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए। तो ये क्या नहीं हो रहा है इसमें? हाँ हो रहा है। मैं स्टेबल कह सकता हूं, लेकिन जरा इसको दूसरी तरीके से सोचो कि बीच में यहां पड़ा हुआ था वो कैपिटल क्यू चार्ज, ये रिपेल कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। मैंने इस क्यू चार्ज को इस तरफ, इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करने की बजाय इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर ले गया। ये बॉडी इस पर इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी,
और ये इस पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, ये इन और दो ऊपर चल जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा। अगर मैं इसको इधर की बजाय इधर करता तो क्या ये वापस आता? नो सर। नो सर। अरे ये तो आगे निकल जाता। तो मैं क्या कहूं इसे, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अरे पोजीशन तो वही है, पहले स्टेबल कह रहे थे, अब अनस्टेबल कह रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? सर डायरेक्शन डिफरेंट है ना। सर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफर कर रही है। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है, जब भी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है कि वो स्टेबल या अनस्टेबल। अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्ज पार्टिकल दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लो अपने पास बेटा इस चीज को। सर सर एक बार रिपीट कर दीजिए आपने लाइन केस में एसएचएम नहीं हो सकता क्या? जब स्टेबल होगा तो एसएचएम होगा, अभी एसएचएम भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अगर अपन इसको डिस्टर्ब कर देंगे तो एसएचएम होने लग जाएगा ना? इस केस में एसएचएम होगा, बिल्कुल होगा। और वो एसएचएम किस कंडीशन पे होगा, वो कंडीशन भी निकालेंगे और एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालेंगे। दोनों काम करते हैं अभी। सर आप लिखने के लिए कुछ बोले थे सर? मैंने ही बताया था कि ये नोट कर लो कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और बीच में भी मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू फिक्स्ड चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एंड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो स्टेबल में है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग वो अनस्टेबल पे है। तो कोई डिफरेंट एंगल पे हम बात नहीं करेंगे? नहीं, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन सर होगा तो फिर भी अनस्टेबल है ना? बिल्कुल। इसके अलावा किसी में भी लेंगे सब अनस्टेबल है। इसके अलावा कहीं भी ले लो सब अनस्टेबल है। सर सर इसको अपन अगर नीचे ले तो भी अनस्टेबल ही होगा ना? बिल्कुल अनस्टेबल आएगा। परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं तो इसमें कहीं भी ले जाओ अनस्टेबल ही होगा। नीचे लेके जाओगे तो भी फोर्स ऐसे लगेंगे बेटा, तो भी नेट फोर्स इधर लगेगा और दूर ले जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। ओके सर। लेकिन इस सिचुएशन में देखो, यहां क्या किया मैंने, चार्ज का साइन चेंज कर दिया। यहां ये दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव लिया। यहां ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको नेगेटिव ले लिया। अब क्या हो रहा है, ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिडल पे है, मिडल पे है तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा राइट में डिस्टर्ब किया। जब राइट में डिस्टर्ब किया तो दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। यस सर। इसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक रह जाएगा। यस सर। यानी कि नेट फोर्स तो इधर लगेगा। यस सर। यस अब मैं इसे राइट में लेके गया, छोड़ा, अभी तो और दो चला गया, वापस ही नहीं आया। हाँ सर, अनस्टेबल है। अनस्टेबल। अब अलोंग द लाइन कैसा हो गया, अनस्टेबल। लेकिन परपेंडिकुलर में देखूं, क्यू क्यू और सेंटर पे कैपिटल क्यू, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहां पर, ये नेगेटिव का, इसने अट्रैक्ट किया, इसने भी अट्रैक्ट किया। इन दो फोर्सेस, हाँ, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इसी तरफ होगा। यस सर। यस सर। वापस आएगा, स्टेबल हो गया। यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये स्टेबल था लाइन के अलोंग, लेकिन ये लाइन के अलोंग अनस्टेबल है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनस्टेबल था, लेकिन ये परपेंडिकुलर के अलोंग स्टेबल है। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। जो एक एक करके पहले कौन पूछ रहा था भाई? सर मैं पूछ रहा था कि जो सेकंड वाला केस है उसमें अगर मैं लाइन के अलावा कोई भी केस लूं उन सब में स्टेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर में स्टेबल होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर में स्टेबल होगा। कोई और भी पूछ रहा था कुछ बेटा? सर ये वाला जो क्वेश्चन है एंड में जो परपेंडिकुलर वाला है, इसको प्लीज रिपीट कर दीजिए। नीचे वाला, ये वाला, ये लेफ्ट वाला, राइट वाला। राइट वाला।
देखो ये चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज मैं यहां ले आया थोड़ा सा ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, ये दो फोर्सेस जो होंगे उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडल में लगेगा। यानी कि अगर मैं इस चार्ज को यहां छोड़ दूं तो इस पे नेट फोर्स वापस लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो इसको वापस ले आएगा मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि ये मीन पोजीशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई। क्लियर? सर हाँ बेटा। सर अगर ये माइनस क्यू को नीचे लिया है तो भी स्टेबल ही होएगा ना? बिल्कुल होगा, यहां इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी ले जाओ, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, वापस ऊपर लेके जाएगा नेट फोर्स। ओके सर। किसी एंगल पे भी ले गए तब भी अनस्टेबल हो जाएगा ना? तब भी अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल की पोजीशन फिक्स है। हाँ बेटा। थर्ड केस में ये माइनस क्यू आगे चला जाएगा क्या क्यू से? बिल्कुल, अगर इस केस में देखूं मैं इसको मिडल पे रखता हूं तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव और इसकी वजह से अट्रैक्टिव बराबर थे, तो बैलेंस था। यस। मैं इसकी बजाय यहां ले आया, यहां पर इसके पास आ गया, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो गया। यस। और इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक रह गया, तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? वापस आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट। यहां छोड़ूंगा, नेट फोर्स लग रहा है राइट में, तो ये राइट में चला जाएगा। यस सर। अरे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, छोड़ा, वापस ही नहीं आया, कहीं और चला गया, तो मैं क्या कहूंगा इसको? हो गया, अनस्टेबल। स्टेबल। यस सर। तो सर वापस क्यू के पास वापस नहीं आएगा? एक एक करके है बेटा। तो एसएचएम होगा इसमें भी? एक मिनट प्लस क्यू को प्लस क्यू से आगे निकल जाएगा? इस क्यू से आगे निकल जाएगा? नहीं, वो तो भाई यहां के बाद तो उसके बाद टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा वो तो कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। हाँ बेटा। सर किसी भी सिस्टम के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है, चाहे परपेंडिकुलर चाहे अलोंग द लाइन। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में एसएचएम तो सर सिर्फ जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें ही होता है ना? एसएचएम तो सिर्फ स्टेबल में होगा, तो एसएचएम तो यहाँ होगा और यहाँ होगा, बस इन दोनों में एसएचएम होगा, इनमें एसएचएम ज्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट सर ज्यादा कर दिया तो नहीं होगा। तो एसएचएम होगा नहीं होगा वो चेक करना पड़ेगा, अभी तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। एसएचएम होने के देखो इन दोनों केसेस में ऑसिलेटरी तो जरूर होगा, लेकिन वो ऑसिलेटरी एसएचएम होगा नहीं होगा वो बिना फोर्स निकाले तो मैं कह नहीं सकता। यस सर। ऑसिलेटरी तो कंफर्म होगा इन दोनों में, यानी कि इन दोनों में ही एसएचएम होने के चांसेस हैं, इनमें तो चांसेस ही नहीं है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अगर एल से कम होगी तो एसएचएम होगा, एक्स कम होगा तो एसएचएम होगा, एक्स ज्यादा होगा तो एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेटरी होगा। सर हाँ सर। और किसी एक्सेस के अलोंग डिस्प्लेस करा तो अनस्टेबल ही रहेगा, वापस नहीं आएगा फिर वो। जो ये दो स्टेबल पोजीशंस हैं इनके अलावा कहीं और करोगे तो हमेशा अनस्टेबल। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ ये दो केसेस ये आते हैं, या तो लाइन के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर, और वो भी तब आते हैं जब दोनों चार्जेस सेम हो, अपोजिट हो तो दिक्कत, वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाते हैं वो। तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए? बिल्कुल, तभी मैंने कहा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, अगर अलग होंगे तो केस और कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तब अगर मैं इसे ऊपर करूंगा तो ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली रिजल्टेंट इसी केस में देख लूं, इस केस में जैसे स्टेबल आया था, अगर ये इक्वल ना होते और मैं परपेंडिकुलर ऊपर करता तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस तरफ आता, कोई जरूरी नहीं होता, तो वो एंगल में आता। बिल्कुल एंगल में आ सकता था। यस सर। तो ये केसेस इसी सिचुएशन में आएंगे, चार्जेस सेम हो और इक्विलिब्रियम पोजीशन मिडल में हो। ठीक है? यस सर। सर आप देखें जरा वही टाइम पीरियड वाला केस। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, डाटा साथ साथ नोट करते रहे भाई। पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q is located midway between the two fixed charge particle each having a charge capital Q.
यानी कि यहां पर है भाई कैपिटल क्यू और यहां पर भी कैपिटल क्यू और बीच में रखा हुआ है हमने माइनस स्मॉल क्यू। मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस दिस, अरे डिस्टेंस 2d, ये पूरा डिस्टेंस 2d का है, मींस ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d apart. Prove that the motion of the particle will be SHM if it is displaced slightly along the perpendicular bisector of line connecting them and released. Also find its time period. अगर मैं इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग किसी x क्वांटिटी से माइनस q को, तो ये ऐसे SHM में आएगा, ऑसिलेटरी मोशन में तो होगा। यस सर। उस ऑसिलेटरी मोशन को मुझे प्रूव करना है कि वो SHM है और साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। तो करना क्या होता है, नेट फोर्स निकालना होता है मंजर। यहां पे जब चार्ज है तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे क्योंकि सिमेट्री है। इस F की वैल्यू जो होगी वो आएगी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। सर फोर्स समझ में नहीं आया आपने कैसे निकाला। फोर्स कितना, ये कैसे निकाला, इसकी बात कर रहे हो बेटा? यस सर। फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अरे ये डिस्टेंस है x का, ये डिस्टेंस है d का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? अच्छा ओके सर, ओके सर। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे होता है डिस्टेंस स्क्वायर, तो वो अंडर रूट तो खत्म हो गया, ये F आ गया। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस तरफ F नेट, ये जो F नेट लगेगा वो कितना लगेगा भाई? अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, ये थीटा मान लूं, तो 2F cos थीटा। क्या कह सकता हूं ऐसा मैं? यस सर। F sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, 2F cos थीटा ऐड होके नेट फोर्स देंगे। यस सर। यानी कि F नेट ये मिल गया 2 इंटू F, मतलब के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। बेस है x और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो F नेट F की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये आ गई 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर। यस सर। अब ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अजम्पशन लूं, अजम्पशन क्या, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो मैं ये एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। यस सर। तो नीचे रह जाएगा सिर्फ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब डी क्यूब। तो ये एफ नेट रह जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब एक्स। सर हम ये कर भी सकते हैं, उन्होंने कहा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। हाँ स्लाइटली कहा है, इसलिए मैंने कर भी दिया। दे रखा है, आप इफ की जगह लिख दो एज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी, तो मैं ये लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने लिखा मैं कह सकता हूं कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। कंफर्म हो गया कि ये SHM है। और जैसे ही ये प्रूव हुआ कि SHM है, साथ साथ आपको स्प्रिंग फैक्टर भी मिल गया। टाइम पीरियड तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर 2k क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब। आ गया टाइम पीरियड। इसमें आंसर भी दे रखा था, देखने में मैच कर लें। सर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो ये कुछ 4 दे रखा है, हमने कहीं गलती की गई, 2 छोड़ दिया क्या? आंसर में दे रखा है 2 पाई एक्स स्क्वायर है ना? है बेटा सर ये एफ नेट सर, ये वो लास्ट उधर इक्वेशन में सर एक्स स्क्वायर सर आपने छोड़ा ना, एक्स स्क्वायर छोड़ा तो डी स्क्वायर बचा, तो डी क्यूब हो गया। ये तो डी क्यूब लिख दिया, वो तो ठीक है,
लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे 4 दे रखा है, मेरा 2 आ रहा है, यहाँ कहाँ गड़बड़ है? आंसर में मिस्टेक होगी भाई हमने कोई गलती तो नहीं की, ये f था, d डिस्टेंस दे रखा था, तो डिस्टेंस भी ठीक निकाला है और 2d का डिस्टेंस दे रखा है, प्रूव दैट इमोशनल वर्टिकल दिस, ठीक है। और यहाँ पे 2f cos थीटा आएगा, cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और d x है, बिल्कुल ठीक किया है, तो मेरा आंसर तो ठीक है भाई। जब फोर्स ने डायरेक्ट मोशन टू एंड हुआ तो उसके बाद टाइम पीरियड आपने कैसे फाइंड? टाइम पीरियड आपने कैसे सीख रखा है उस पर डिपेंड कर रहा है बेटा। एक सिंपल तरीका होता है कि किसी भी मोशन में, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में अगर आप ये प्रूव कर दो कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, तो F इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट x होता है उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर। और अगर मैं ट्रांसलेटरी एसएचएम की बात कर रहा हूं तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई, वैसे जनरल एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये होता है कि इससे एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, और एक्सेलरेशन अगर x के प्रोपोर्शन में आ गया तो उसको ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हो, जिससे ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने कर रखा है। इनर्शिया फैक्टर मतलब यहाँ पर कौन सा? अगर ट्रांसलेटिंग मोशन की बात कर रहे हैं तो इनर्शिया फैक्टर होता है मास, अगर रोटेशनल एसएचएम की बात करते हैं तो इनर्शिया फैक्टर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अच्छा, ओके नियर रहेगा। है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम देंगे क्या देंगे बेटा? इनर्शिया फैक्टर। वो तो अरे इनर्शिया फैक्टर है मास, अगर ट्रांसलेटरी एसएचएम है तो इनर्शिया फैक्टर है मास। किसका मास? जो ऑसिलेट कर रहा है। अगर रोटेशनल एसएचएम है तो इनर्शिया फैक्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? जो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसमें ऑसिलेट कौन कर रहा है? ये पार्टिकल, यही तो ऑसिलेट करेगा। इस पार्टिकल का मास m दे रखा है तो इनर्शिया फैक्टर की जगह पे उसका मास आ गया। हाँ बेटा। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप है ना ये? नहीं सर वो वाली उधर। हाँ सर, ये कैसे आया सर उस स्टेप से? अच्छा, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया? हाँ सर ऐसे मैंने किया, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी कि x जो है वो d से बहुत छोटा है। अगर x d से छोटा है तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली d स्क्वायर ही लिख सकता। सर लिख सकते, तो मैंने इसको डी स्क्वायर कर दिया। डी स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। डी स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब डी की पावर 3। यस सर। तो वो डी की पावर 3 रह गया, बाकी तो ऐसे ही है फैक्टर, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके सर। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में किसी को? सर इसमें पिक्टोरली एसएचएम कैसे होगा? पिक्टोरली मतलब दोबारा बताओ सर, इस क्वेश्चन में पिक्टोरली एसएचएम कैसे होगा? मतलब कि फैक्टोरियली एसएचएम मतलब? सर पिक्टोरली 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 एसएचएम का मैं आपका समझ नहीं पाया क्वेश्चन, क्या क्या पूछना चाह रहे हो? सर लाइक मतलब कि जो चार्ज है वो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, मतलब ऐसे पूछ। अगर मैंने इसको ऊपर लेके छोड़ा है, तो वो बोल रहे हैं कि उसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए शायद से ऐसे। ठीक है सर, ओके ठीक है। लेकिन तब एसएचएम होगा जब ये x बहुत छोटा है, अदरवाइज ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेशन तो जरूर होगा, लेकिन एसएचएम सिर्फ तब है जब ये x बहुत छोटा है d के कंपैरिजन में। ठीक है? यस सर। यस सर, अंडरस्टूड। चलो अब आ जाते हैं हम, अभी तक हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम इन 1D, 1 डायमेंशन में अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो। अब आ रहे हैं 2D में। 2 डायमेंशन आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस वेक्टर सम करना होगा। देखिए बेटा एक क्वेश्चन इसका,
फाइंड कैपिटल Q by स्मॉल q सो दैट स्मॉल q डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 चाहिए। करना क्या है, वेक्टर्स को ऐड ही तो करना है, उनका रिजल्टेंट 0 करना है। कैसे हो सकता है भाई, देखें एक एक करके। ये वाला स्मॉल q जो है वो तो इसे रिपेल करेगा, ये कंफर्म है भाई, दोनों सेम है। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इनके फोर्सेस अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। हाँ सर, यस सर। क्योंकि अगर इन्होंने भी रिपेल करना शुरू कर दिया तो बेचारा निकल जाएगा आगे, रुक ही नहीं पाएगा। हाँ, अब इसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो इनका अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। मींस कंफर्म है कि कैपिटल Q का साइन स्मॉल q के Negative. साइन के अपोजिट होना चाहिए। तो मैंने अगर इसको पॉजिटिव माना तो ये कंफर्म नेगेटिव होंगे। ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, और इन तीनों फोर्सेस को मैं अगर बैलेंस कर दूं तो मेरा काम हो गया। ठीक, ये फोर्स मैंने माना F क्वांटिटी का है तो ये फोर्स भी F क्वांटिटी का होगा। मैं इसे F1 कह देता हूं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना फोर्स ये लगाएगा, क्योंकि सिमेट्री है। और ये जो फोर्स लगा रहा है स्मॉल q वाला, इस पे मैंने मान लिया F2। तीनों का रिजल्टेंट 0 चाहिए। इस F1 और F1 का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा √2। हाँ, इनको हटा के मैं लिख दूं √2 F1। यस सर। यानी कि सिंपली मुझे क्या करना है, √2 F1 को F2 से इक्वेट ही तो करना है। यस सर। 1/2 √2 F1 का मतलब है कि QQ अपॉन डिस्टेंस a²। अगर मैंने साइड एक ही मान ली तो, और F2 का मतलब है कि QQ अपॉन डिस्टेंस √2a का स्क्वायर। यस सर, यस। K कैंसिल, Q कैंसिल, a² कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे √2q, और यहां बचा q/2। तो q की वैल्यू हमें निकालना क्या भाई, इनके रेशो निकालनी है। यस, रेशो, तो रेशो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू आ रही है 1/2 √2। क्या ये आंसर ठीक है? यस सर। रेशनलाइज कर देंगे सर, -1/2 √2 माइनस, क्योंकि पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि वो नेगेटिव है। यहां तो हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे थे, तो फाइनल आंसर में नेगेटिव जरूर आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर? ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव है ना सर? भाई नीचे वाले को पॉजिटिव मानना हो तो वो नेगेटिव, इसको नेगेटिव yes, मानना हो तो वो पॉजिटिव, रेशो तो नेगेटिव आएगी। यस सर, यस। भाई मुझे ये पता है कैपिटल Q का साइन स्मॉल q के साइन का अपोजिट होना चाहिए। अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो रेशो पॉजिटिव कैसे आ सकती है, वो तो नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। क्या समझ में आया? समझ गया सर, क्रिस्टल क्लियर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगर वेक्टर्स एडिशन अच्छी तरह से आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक नया फॉर्मूला ही आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बाकी सब कुछ वही पुराना है। यस, फोर्सेस बैलेंस करने हैं। सर आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। क्या नहीं सबके सर, पास क्लियर मेरी है, आवाज? क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है एकदम। थोड़ा सा देखो भाई, जो भी बच्चे घर से अटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा करवा लो। सर अच्छा ये सर 30 मेगाबाइट आ रही है। अभी 30 होती है 40 होती है मुझे आइडिया नहीं इतना, बट अगर क्रैक हो रही है इसका मतलब ट्रांसमिशन में तो दिक्कत आ रही है कहीं पर। ओके क्योंकि सर। बाकियों के पास दिक्कत नहीं आ रही, कुछ के पास आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ के एंड से तो दिक्कत नहीं है। सर ब्राउजर बदल ले तो हो जाएगा। उसे समझा दो बेटा बच्चे को। सर हाँ जी, सर अभी लास्ट क्लास की जैसे वीडियो तो अपलोड हो गई लेकिन नोट्स अभी नहीं हुए। नोट्स पिछली क्लास के अभी मैं करूंगा बेटा, मेरी क्लास के बाद हो जाएंगे अगर नहीं हुए तो। यस सर, प्लीज नोट्स टाइम पे। बिल्कुल मैं करवा दूंगा। आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। यस सर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखें आपको कितना 11th याद है। ट्राई करो इसे। डीपीपी का है, ये डीपीपी का क्वेश्चन है? सर, डीपीपी में सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। नहीं ऐसा नहीं होगा, सिमिलर होगा, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा सिमिलर था, सेम नहीं। सेम नहीं होगा, थोड़ा देखो।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ m1 इज इक्वल्स टू 2m2। सिचुएशन आपके सामने है, दो स्ट्रिंग्स के साथ दो बॉब्स हैं, मासेस m1 m2, चार्जेस q1 q2, लेंथ ll, इधर अल्फा इधर बीटा, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें किससे सबसे पहले आंसर मुझे सही मिलता है। कुछ ज्यादा इशू आ रहा है। और जो Q1 Q2 है वो लाइक चार्जेस हैं क्या, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं? देख सिचुएशन ऐसे के लिए क्या होना चाहिए ये बता। अनलाइक चार्जेस। अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, लाइक तो दूर होंगे ही नहीं कभी। इक्विलिब्रियम में है इस समय तो लाइक होने चाहिए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। सर अगर लाइक होता तो अगर उन दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गया तो वो तो पूरा स्ट्रेट नहीं बन जाएगा। भाई इतना भी रिपल्शन नहीं हो पा रहा, मासेस भी कुछ कर पा रही है इसका मतलब। अच्छा अच्छा, सिद्धांत आपका आंसर ठीक नहीं है बेटा। सिद्धांत है सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ है सिद्धांत, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, सिद्धांत ही लग रहा है, सिद्धांत शर्मा। कुछ गड़बड़ है बेटा, दोबारा चेक कर। सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट करना है। अगर नेगलेक्ट करोगे तो क्या ऐसी सिचुएशन आएगी? वो तो रिपेल करोगे सीधे हो जाते। हाँ हाँ सर। तो इसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लेना पड़ेगा। प्रियांशु बेटा सही नहीं है आंसर। देखें किसका आंसर सही आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करण थोड़ी सी गड़बड़, शायद थोड़ी सी गड़बड़ की है। सर tan अल्फा बाय tan बीटा 1/2 कुछ ऐसा आ रहा है। नहीं सर sin 2 बीटा बाय sin 2 अल्फा इक्वल्स 1/2। sin 2 अल्फा नहीं, sin 2 बीटा बाय sin 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/2। नहीं, कहां से आया ये, मुझे बताओगे जरा कैसे? cos अल्फा बाय cos बीटा इक्वल्स टू नहीं हम लोगों को तो अल्फा और बीटा है बेटा, हम लोगों को तो सिर्फ अल्फा बीटा में रिलेशन फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालनी है। साथ में साइन कॉस टेन लॉग ई की पावर कुछ भी आ रहा हो वो तो चलेगा, वो तो वैल्यू फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। नहीं। अच्छा मुझे बताओ कर क्या रहे हो आप? एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे होगे। वो गड़बड़ क्या कर रहे हो आप? अगर मैं इसका फोर्स डायग्राम बनाऊं, एक बॉडी का जब फोर्स डायग्राम देखना, आपने क्या गलती की होगी? नीचे लगाया होगा M2G, इधर लगाई होगी टेंशन, कुछ भी मान लेते हैं T1, यहां तक तो ठीक किया होगा। लेकिन आपने जो गड़बड़ की है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल दिखाया है। यस सर। कैसे हॉरिजॉन्टल लगेगा मेरे बच्चे? यहां एंगल अल्फा, यहां बीटा, दोनों की लेंथ सेम। थोड़ा सा एक्सट्रीम केस लेके देखें। एक्सट्रीम केस में क्या, ये लो जी, ये एंगल अल्फा छोटा लिया और इतनी ही लेंथ का पेंडुलम यहां पे मैं अगर लेता हूं बीटा एंगल पर, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या सेम होगा? नहीं। अगर दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम नहीं है तो ये इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगा? वो तो टेढ़ा जा रहा होगा। सेम लेवल पर है कि नहीं वो समझ में कैसे आएगा? मेरे बेटे अल्फा और बीटा अगर अलग हैं तो सेम लेवल पे कैसे हो सकते हैं? एक पेंडुलम आपने थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, आपने ज्यादा घुमा दिया तो ज्यादा ऊपर नहीं चला गया। हाँ सर। जब अल्फा बीटा बराबर नहीं तो लेवल सेम कैसे? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो दोनों की बराबर बराबर है, LL। तो ये देखो फोर्स तो ऐसे लगेगा, ऐसे तो नहीं लगेगा। तो यहां तो आपने कंपोनेंट लेने में गड़बड़ कर दी। यस सर। सर लेकिन अल्फा बीटा तो इक्वल भी हो सकता है ना? भाई मासेस इक्वल नहीं है तो अल्फा बीटा इक्वल नहीं होंगे।
किसी हालत में इक्वल नहीं होंगे बेटा। तो फिर इस एफ का एंगल वर्टिकल से क्या होगा? मुझे क्या पता, आप सोचो, मैं क्या बताऊं। तो क्वेश्चन आपको दिया करने के लिए। होता क्या है, अब समझो इस चीज को। हम ना हर चीज दिमाग में लेके नहीं चलते, कुछ चीजें छोड़ देते हैं। हम जब भी कोई चीज सिचुएशन आती है, उससे लिंक जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे दिमाग में फट से घूम जाने चाहिए। जैसी बात आती है इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपके दिमाग में कभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम आए नहीं, आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ही काम कर रहे हो, और वो क्वेश्चन हो गया बहुत कॉम्प्लिकेट। अगर मैं इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम से सोचूं तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है। देखो कैसे। इसी पिक्चर में बना लेता है, चलो। ये है M1, M1 बड़ा है, हाँ, तो M1 ये नीचे होगा, ये M2। अगर मैं इस सिस्टम में देखूं तो फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे की तरफ M1G, इधर टेंशन T1, नीचे की तरफ M2G, इस तरफ टेंशन कुछ मान ली T2, इन दोनों में एक फोर्स इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस पे इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या यही FBD बनेगा इस सिस्टम में? यस सर। यस सर। सिस्टम Yes, है sir. इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एंगल निकालना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम से देखो, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं O, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें नेट टॉर्क 0 होगा। यस सर। यस सर। किस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा? ओ किसी भी एक्सिस, किसी भी एक्सिस एनी के about, एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। अगर वो रोटेट ही नहीं हो रहा, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। लेकिन बेटर है कि मैं ये एक्सिस ले लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, मैंने क्या किया, पूरे को सिस्टम मान लिया, दोनों स्ट्रिंग, दोनों बॉब्स, पूरे को सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम में इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क निकाल रहा हूं। T1 का टॉर्क 0, यस सर। यस सर। T2 का टॉर्क भी 0, यस सर। और इस FE का टॉर्क इस FE के टॉर्क को बैलेंस कर देगा। यस भाई इस FE का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस FE का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। यानी कि टॉर्क लग रहे हैं, टॉर्क सिर्फ इन दो की वजह से लग रहे हैं, एक लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक लग रहा है क्लॉकवाइज। इनको बैलेंस कर दूं, काम हो जाएगा। M1G का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लगेगा, M1G into perpendicular distance from the axis rotation L sin alpha is equals to M2G into L sin beta। ये G कट गया, L कट गया, और M1 की वैल्यू तो 2M2 है, तो इसकी जगह पुट करूंगा 2M2 sin alpha is equals to M2 sin beta। M2 भी कैंसिल, मीन्स 2 sin alpha is equals to sin beta। आंसर आ गया। सर आपने वो दोनों को इक्वेट कैसे किया? किन दोनों को? ये सर इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इस एक्सिस के अबाउट M1G का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, हाँ सर, और M2G का टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, हाँ सर। नेट 0 चाहिए, तो इन दोनों टॉर्क की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ हाँ ओके सर, समझ गया। दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर दिया। सर हाँ जी। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सेंटीपिटल फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ, बेटा सेंटीमीटर तो तब लगाएगा ना जब ये घूम रहा हो, ये तो इक्विलिब्रियम में है। आंसर तो आ गया। वो तो तुक्के से कुछ भी आ जाए भाई, कुछ तो नहीं कह सकते, बट तरीका गलत है। वेलोसिटी तो है ही नहीं इसमें।
वेलोसिटी तो है ही नहीं, सेंटीमीटर कहां से लगा देगा? कहां स्पीड दे रखी है इसमें? इक्विलिब्रियम में है, स्पीड है नहीं, सेंटीमीटर किस बात का? सेंटीमीटर से तो आएगा नहीं सर, डिफिकल्ट होता बहुत। पता नहीं कैसे आया, पर सेंटीमीटर फोर्स का तो मतलब ही नहीं है इसमें। सेंटीमीटर तो तब लगता है कि जब बॉडी सर्कल में घूम रही हो। अरे रुकी हुई बॉडी है, सेंटीमीटर कैसे लगा दूं? सर एक बार थोड़ी बहुत सिचुएशन डिस्कस करोगे जहां पर हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बनती है, क्योंकि आज पहला ही क्वेश्चन ऐसा देखा कि जिसमें सिर्फ रोटेशनल लगाया है। जब भी इक्विलिब्रियम आए हमेशा दो चीज दिमाग में लेके चलो, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। अगर ट्रांसलेशन से काम चलता है तो ट्रांसलेशन कर दो, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन से सोचना शुरू किया, जब देखा फोर्स टेढ़ा लग रहा है, अरे रिजॉल्व करने में पागल हो जाएंगे, रोटेशनल को दिमाग में लेके चलो, हो सकता है उससे आसानी हो जाए कुछ। तो हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम की कुछ सिचुएशन आती है, दोनों चीजें दिमाग में लेके चलनी है, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। मैक्सिमम जगह रोटेशनल आपने देखा होगा, वो लैडर वाले क्वेश्चंस, एक स्ट्रेट को हमने दो सपोर्ट दे दिए, उनमें लगता था। लैडर को हमने वॉल और फ्लोर पे लगा दिया, उसमें लगता था। लेकिन हमेशा रोटेशनल का ऑप्शन दिमाग में लेके चलो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम से क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है सर। किसमें? रोटेशनल से जब कोई क्वेश्चन करता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है सर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, रोटेशन के मुश्किल नहीं होते, एक डर बना रखा है बस रोटेशन का दिमाग में, है कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको रिवीजन। 11 में वो चैप्टर हुआ नहीं था अच्छे से, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। रोटेशन पढ़ाया नहीं गया सर, मैं जहाँ पर पढ़ा था। यस, क्या कह रहे, रोटेशनल टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया? नहीं सर पढ़ाया केटी सर ने पूरा पढ़ाया था। नहीं सर, मैं कहीं और पर था, यहाँ पर नहीं था। अच्छा, तो वो रिपीट करना पड़ेगा बेटा, कहीं से किसी से अगर हेल्प ले लो, अपने दोस्त से, कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है 11th की रोटेशन की, तो वो देखो और रोटेशन कंप्लीट करो। आसान है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रोटेशन कोई मुश्किल नहीं है। रोटेशन एक्चुअल में उससे पहले तक की सारी मैकेनिक्स का मिक्स करके रोटेशन बन जाता है। रोटेशन कर लेना मतलब पूरी मैकेनिक्स रिपीट हो जाती है। ओके, कभी टाइम मिला तो एक्स्ट्रा करवाऊंगा बेटा। चलो ये क्वेश्चन क्लियर सबको, आगे बढ़े। यस सर। हमारे पास टाइम कितना बचा है अभी? कितने में क्लास खत्म होती है तुम्हारी? 5 मिनट एक्सीड हो गए। 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, सुन ले बेटा। फाइंड आउट मास ऑफ द चार्ज कैपिटल Q सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये चारों चार्जेस फिक्स्ड हैं, ये सारे फिक्स्ड चार्जेस हैं नीचे वाले, ये और ये इसे h डिस्टेंस हाइट पे हमने रखा है ऊपर, तो ये इक्विलिब्रियम में रहे सेंटर से h की हाइट पर। उसके लिए मुझे कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, नहीं सॉरी, मास निकालना, उसका कितना हो, उसका मास कितना हो वो बताना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। 3D का क्वेश्चन है, हिंट ये है, वेक्टर से समझोगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर कंपोनेंट विजुलाइज कर सकते हो तो और आसान हो जाएगा। अगर कंपोनेंट विजुलाइज कर पा रहे हो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कंपोनेंट्स विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो वेक्टर फॉर्म की हेल्प लो, आसानी से होगा। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करके आओगे इसको। सर 2D में बस 8 है। 2D में एक ही बहुत है, बाकी क्वेश्चंस आते रहेंगे, उन्हें करते रहना। नेट 40 करना है बेसिकली। सर ये पैरेललोग्राम बन रखा है, फिर स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है बेटा, नीचे स्क्वायर है L साइड का, L बाय L का स्क्वायर। एक्चुअली में 3D में है ना, तो बेस ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और Q उसके ऊपर है, मींस सिचुएशन कुछ इस टाइप की है। ये बेस हॉरिजॉन्टल है और इसके सेंटर पे यहाँ पे कैपिटल Q है, यहाँ Q Q Q Q, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है सर DPP3 कर लेना है बेटा। सर थर्ड DPP अटेम्प्ट कर लेना आज। बिल्कुल कर सकते हो थर्ड DPP अटेम्प्ट। सर कैपिटल Q और स्मॉल Q सर का नोट्स नेचर पे क्या है? डलवा देना जल्दी। बिल्कुल अभी डलवा देता हूँ। कैपिटल Q और स्मॉल Q का नेचर दोनों पॉजिटिव है। इसमें क्या सर, स्क्वायर है। लॉजिकली भी सोचो कि अगर ये अपोजिट होते तो ये इसको अट्रैक्ट करता, वो नीचे आ जाता, वेट भी नीचे लग रहा होता, तो बेचारा रुकता कैसे यहाँ पर? सेम पोलरिटी के होंगे, वेट हम ये रिपेल करेगा और वेट उसको बैलेंस कर पाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ सर, हम लोग को क्या उसका मास फाइंड आउट करना है, मास निकालना है। अच्छा ठीक। और एक क्वेश्चन था सर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से कुछ पूछना था।
सर लाइक अगर एक फोर्स एक फंक्शन हुआ x का सर तो इसमें हमें तरीका आता है कि स्टेबल और हम अनस्टेबल निकाल सकते हैं सर, लेकिन न्यूट्रल निकालने का कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल होता है। स्टेबल कैसे निकालते हो? सर स्टेबल हम डिफरेंशिएट करके उसके बाद उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है अच्छी तरह से? यस सर, यस सर, यस सर। देख बेटा, अगर कर्व ऐसा बन रहा है, इसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। यस सर। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर मैं इसे y कहूं, इसे मैं x कहूं, तो dy/dx 0 होता है यहां पर भी और यहां पर भी। यस सर। लेकिन d2y/dx² की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है? मैक्सिमा पर नेगेटिव यस सर। और यहां पर पॉजिटिव। यस सर। ऐसा होता है। लेकिन अगर सिचुएशन ये आई तो इसमें dy/dx तो 0 होगा यस सर। हर जगह, यस सर। हर जगह 0 होगा, एक पॉइंट पे नहीं। और इस पूरे में d2y/dx² वो भी हमेशा 0 ही आएगा। सिंपल चेक कर कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो r पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कांस्टेंट ही आ रही है, तो न्यूट्रल हो गया। अगर r के साथ वो वेरी कर रही है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आने के चांसेस हैं, तो स्टेबल और अनस्टेबल मिल सकते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ कांस्टेंट हो गई तो न्यूट्रल। पहला डेरिवेटिव ही 0 आ जाएगा, 0 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 0 आ ही जाएगा। जिनका डाउट है वो लीव कर दे। है बेटा? जिनके डाउट्स है वो लीव कर दे। बिल्कुल, जिनके डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं बेटा। सर आपसे फिर डाउट ग्रुप बनाएंगे सर? बेटा मैंने कह तो दिया है, वो टेलीग्राम पे बना रहे हैं। जीपीपी के अलावा और कहीं से क्वेश्चन लगाए हैं? बेटा अभी आपको जल्दी ही 3-4 दिन में मॉड्यूल मिल जाएंगे, मॉड्यूल के करोगे। अभी ये कर सकते हो कि HC वर्मा से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना फिर। बिल्कुल स्टार्ट कर दो HC वर्मा के। सर मैंने मॉड्यूल के बारे में टीम से पूछा तो वो कह रहे अभी महीना लग जाएगा। महीना? नहीं नहीं, जल्दी मिल जाएगा, मैं कंफर्म करता हूँ। सर वो लेक्चर आज जल्दी डलवा दीजिएगा, वो कल बहुत लेट आएगा। ठीक है बेटा, मैं भी लास्ट क्लास। सर नोट्स पहले डलवा देना ना। मैं अभी डलवा देता हूँ नोट्स, यहाँ से खत्म करूंगा तभी तो नोट्स आएंगे। टैबलेट कब तक मिलेगा? सर आप 11th के टॉपिक्स जो रिपीट करवाएंगे वो बता दीजिए ना। हाँ, 11th में मैंने पूरा रिपीट नहीं, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में काम करवाऊंगा। कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही थी, एक तो फ्लूइड का कुछ पार्ट रिपीट करूंगा यस और SHM का कुछ पार्ट रिपीट करूंगा और वेव्स का कुछ। रोटेशन भी करवा दीजिए। रोटेशन के लिए तो मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास पूरी लेनी पड़ेगी, वो भी कर लूंगा। 3-4 टॉपिक नोट कर लो, रोटेशन, फ्लूइड, SHM, वेव्स। सर बाकी का फाइनली कंप्लीट कर दीजिए। है बेटा? बाकी का अगर बैकलॉग है तो पैरेलली कंप्लीट कर दीजिए। वो आपके पास क्या रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी? यस। हाँ सर है। हाँ, तो उससे कंप्लीट कर सकते हो। कोई डाउट हो मेरे को भेज देना, मैं डिस्कस कर लूंगा उसको। सर पर डे हर रोज हमारी 2 क्लासेस होंगी आज से। हाँ, मेरे को तो कंफ्यूजन था कि 3 क्लास होंगी, लेकिन पता चला कि 2 ही क्लास हो रही है, लेकिन शायद 4 दिन हो रही है। 4 दिन होती है, 5 दिन होती है? सर ट्यूसडे को एक क्लास है, 5 दिन होगा शायद। सैटरडे को एक क्लास है और ट्यूसडे को है ही। हाँ, मतलब ऐसा ही है, कुछ 4 दिन बुला रहे हैं या 5 दिन बुला रहे हैं। टोटल क्लास वीक में जो हो रही हैं वो 8 क्लास हो रही है, ऐसी है ना? नहीं सर, सर तीनों की नहीं सर 9 क्लास हो रही है। 9 क्लास हो रही है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। सर एक बार थोड़ा क्वेश्चन की लिस्ट शेयर कर दोगे रोटेशन वाले में इरोडोव से? इरोडोव से क्यों कर रहे हो अभी? सर रोटेशन बस। आपने कहाँ से रोटेशन कंप्लीट किया अभी तक? सर मॉड्यूल पूरा कर लिया, थोड़े बहुत एडवांस के PYQs लगा लिए। सर ने क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, वही करें। और HC वर्मा से कितना किया? HC वर्मा से सर मैंने उसके ऑब्जेक्टिव करे थे थोड़े बहुत। ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए? नहीं किए उससे। कर डालो, उसको भी कर डालो। मैं कुछ असाइनमेंट भिजवा देता हूँ, अच्छा वो कर लेना। इरोडोव से करने की बजाय इरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चन और रेसिंग हेड के कुछ क्वेश्चन और अपने कुछ क्वेश्चंस का असाइनमेंट दे देता हूँ। यस सर।
तो रोटेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। सर कहाँ मिलेगा वो असाइनमेंट? वो मैं आपको वो किसी से करवा दूंगा, डोंट वरी, कोई ग्रुप बन जाएगा उसमें, नहीं तो पोर्टल पे डलवा दूंगा आपकी, उस पे सामने नजर आ जाएगा डेस्कटॉप पर। इसके बाद ग्रेविटेशन कंप्लीट कराएंगे ना? क्या बेटा? ग्रेविटेशन कंप्लीट कराएंगे ना? ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होते होते ग्रेविटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, एक क्लास बतानी पड़ेगी बस। फोन नंबर। सर आप एक बार लाइक फिजिक्स का फ्लो बता देंगे कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी, बिल्कुल NCERT। नहीं सर लाइक सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसे? अच्छा, सबसे पहले तो अपनी क्लास नोट्स उसे पढ़ो, समझो, थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करना है, एचसी वर्मा की थ्योरी पढ़ लो, समझ आ गई, आपको और इच्छा हो रही है कि थ्योरी पढ़ने की, एनसीईआरटी की पढ़ लो। सर आगे की पढ़ेगी, जितना आपने पढ़ा रखा है उतने की पढ़े पहले? नहीं, पहले तो जितना पढ़ा रखा है उतने की, आगे की पढ़ोगे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कई बार कई बुक्स में अलग मेथड से दे रखा होता है, मैं किसी और मेथड से समझा दूं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, तो मतलब वो आपके बराबर थ्योरी करके फिर क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं? बिल्कुल, जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उतने कर सकते हो आप। सर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चन तो पहले डीपीपी के करो, फिर मॉड्यूल मिलेंगे उनके, प्लस एचसी वर्मा के। सर एचसीएल में सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से तो करना शुरू कर दो बेटा, स्टार्टिंग के तो कर सकते हो, 15-20 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। सर पहले एक्सरसाइज सब्जेक्टिव वाली शुरू करें ना? सब्जेक्टिव वाली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि सारे फंडे अभी मिले नहीं और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी हैं एचसी वर्मा की। सर मॉड्यूल कब तक आएंगे? मॉड्यूल में पहला कंफर्म करता हूँ बेटा, मुझे तो कहा था कि ग्रेड से में आ जाएंगे, फिर भी मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा, मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर।